Assalamualaikum students, we have completed our third chapter. So now we're gonna start the exercise. First of all, you see here the MCQs. I'll tell you about the answers and explain why this answer is correct. First question is Newton's first law of motion is valid only in absence of. बेटा इसकी डेफिनेशन में ही आपके पास नेट फोर्स, ठीक है। तो न्यूटन का लॉ जो है वो नेट फोर्स की एब्सेंस में ही वैलिड होगा, मतलब चीज़ें अपनी उसी स्टेट में बरकरार रहेंगी इनकी किसकी एब्सेंस में, नेट फोर्स की एब्सेंस में। इसका आंसर है नेट फोर्स। सेकंड है आपके पास इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, ऑब्वियसली इनर्शिया मैस पर डिपेंड करता है। भारी चीज़ें जो हैं वो अपनी स्टेट को ज़्यादा बरकरार रखती हैं बनिस्बत उन चीज़ों की जिनका मैस कम होता है। तो मैस जो है वो इनर्शिया जो है वो मैस पर डिपेंड करता है। इसका आंसर है मैस। थर्ड MCQ है बॉडी जम्प्स आउट ऑफ द मूविंग बस, देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। इसमें पूछ रहे हैं कि अगर एक चलती हुई गाड़ी से एक बच्चा बाहर की तरफ जंप लगाता है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास क्या है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, यानी कि कार मूव कर रही है, बस मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में वो बच्चा भी जब बस के बाहर जंप लगाएगा तो वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी का इनर्शिया जो था वो बस की डायरेक्शन में ही था। दैट वाई ये उसी डायरेक्शन मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका आंसर है सी। उसके बाद क्वेश्चन है कि अगर आप एक स्प्रिंग को, एक धागे को दो इक्वल फोर्सेस से खींचते हो, अपोजिट साइड से दोनों तरफ 10 न्यूटन से खींच रहे हो, तो टोटल जो स्प्रिंग में टेंशन होगी वो कितनी होगी? वह टोटल टेंशन जो होगी स्प्रिंग में कितनी होगी? 10 न्यूटन। 5 आपके पास है द मैस ऑफ अ बॉडी। मैस जो है वो किस तरह से डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे? क्या एक्सेलरेशन से डिक्रीज़ होता है, क्या एक्सेलरेशन से इंक्रीज़ होता है, या फिर डिक्रीज़ करता है वेलोसिटीज़ के साथ? तो बेटा मैस जो है इनके साथ किसी तरह से रिलेट नहीं करता। हाँ, एक्सेलरेशन कम ही ज़्यादा होता है मैस की वजह से, लेकिन वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका आंसर है नन ऑफ अबव, डी। अगला आपके पास MCQ है, ये आपके पास सिचुएशन है जो आपने केस पढ़ा था कि अगर आप दो बॉडीज़ को स्ट्रिंग के साथ बांध कर फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारते हैं तो वो पूछ रहे हैं उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेटा आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था जो कि क्या था आपके पास, m1 + m2 / m1 - m2 × g। ये आपके पास इसका आंसर है 6th का सी आंसर है। नेक्स्ट आपसे कोई क्वेश्चन है कि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है। तो आप लोगों को पता है मोमेंटम के 2 यूनिट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक था kg ms-1 और एक है न्यूटन सेकंड। तो यहाँ पे kg ms-1 की ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका पास आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, न्यूटन सेकंड। देन आपके पास क्वेश्चन है हियर ऑन द 8th क्वेश्चन। सो व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट, जब एक घोड़ा जो है एक हॉर्स कार्ट को पुल करता है जो कि उसके साथ अटैच होती है, तो वो एक्शन किस पे लग रही होती है? आपने ये बताना है। अर्थ पर वो एक्शन लगा रहा होता है घोड़ा, या अर्थ और कार्ट पे लगा रहा होता है, या सिर्फ कार्ट पे लगा रहा होता है, या घोड़े पर? तो जारी बात है आपके पास जो हॉर्स है वो एक तो एक्शन ज़मीन पे लगाता है, ठीक है, और दूसरी बात वो कार्ट को भी साथ ही पुल कर रहा होता है। तो एक्शन किसके ऊपर है? अर्थ और कार्ट दोनों पर है। व्हेन द अभी हमें पूछ रहे हैं कि अगर आपने 2 मेटल की प्लेट्स ली हैं और आप उनके दरमियान फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं तो आप कौन सी चीज़ लगाएंगे उन प्लेट्स के ऊपर? तो वाटर से तो फ्रिक्शन कम नहीं होगी, एयर लगाएंगे, फाइन मार्बल पाउडर उनमें लगा देंगे, या ऑयल। तो आपका तो ज़रा फ्रिक्शन जो कम होगी वो ऑयलिंग करने की वजह से। तो क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि फ्रिक्शन रिड्यूस करने का तरीका क्या है? लुब्रिकेट कर दें आप सरफेस को, तो ऑयलिंग से उसकी फ्रिक्शन कम हो जाएगी। सो यहाँ पे आपके MCQ मुकम्मल होते हैं। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फर्स्ट आपके पास शॉर्ट है, इन टर्म्स को डिफाइन करना, तो इनकी डेफिनेशन जो है वो आपके पास बुक में ही थी, क्लियर, वहीं से आप देखेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दिस, इनकी जो डिफरेंस है वो मैंने आप लोगों को बुक में से ही बताया कि क्या है मैस और वेट में, एक्शन और रिएक्शन में। डेफिनेशंस के साथ उनकी आप लिखेंगे डिफरेंसेस, और सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, डिफरेंसेस में 1 से 2 पॉइंट भी लिखेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन की आपकी बुक में जो है वो डेफिनेशन एज सच नहीं दी हुई, तो मैं आपको बताती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन है आपके पास, the force between the sliding objects when opposed the relative motion between them is called sliding friction। और rolling friction की डेफिनेशन आपकी ये बन सकती है, the force of friction between rolling body and the surface over which it rolls is called rolling friction। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट ऑफ न्यूटन ही है, आप लिखोगे बुक में से देखकर ही। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ द डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। अगर आप बस की रूफ पर बैठे हुए हैं तो आपके लिए डेंजरस क्यों है? क्योंकि अगर आप बस की रूफ पर बैठे होंगे तो अगर बस जो है वो एक ब्रेक लेगी या कोई टर्न लेगी तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे ड्यू टू योर इनर्शिया।
और सेकेंडली जो कि बस की रूफ पे कोई वॉल्स भी नहीं होती, ना कोई सीट बेल्ट होती है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। सो ये आपके पास डेंजर है कि आप बस की रूफ पे बैठ रहे हो। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। आपके पास पूरा टॉपिक है, इसमें हमने पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। आपने वो पूरी स्टेटमेंट लिखनी है और साथ उसका फार्मूला लिखना है। नेक्स्ट आपके पास है वो सिचुएशन जो आपके एमसीक्यू में थी कि अगर एक स्ट्रिंग को दो इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस से खींचा जाए तो उस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी। तो जैसे हमने वहाँ देखा था कि वहाँ 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहे थे, इसलिए स्ट्रिंग में 10 न्यूटन टेंशन होगी, और यहाँ पर स्ट्रिंग को 100 न्यूटन टेंशन से खींच रहे दोनों तरफ से, तो इसमें टेंशन टोटल जो टेंशन होगी स्ट्रिंग में वो 100 न्यूटन होगी। 9th आपके पास क्वेश्चन है एक्शन एंड रिएक्शन आर रिलेटिव आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव। इसने कहा कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन वो बॉडी मूव फिर भी कैसे कर रही होती है। जैसे हॉर्स और कार्ट की आपने एग्जांपल देखी, तो बेटा इसलिए मूव कर रहे होते हैं क्योंकि एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पर नहीं होते। अगर एक बॉडी पर हो तो जाहिर बात है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दोनों बॉडीज़ जो है, जो एक्शन और रिएक्शन है वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज़ पर होते हैं। जिस पर एक्शन होता है उससे अपोजिट बॉडी पर रिएक्शन होता है, दैट्स व्हाई बॉडीज़ मूव कर सकती हैं। तो 3.10 इसका भी आंसर यही बनेगा जो इससे मैंने ऊपर वाले का बताया है, ये बिल्कुल वही है। 3.11 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लिखना है, आप लोग देख के लिखिएगा वहीं से बुक में से। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ये आपके पास ना सिर्फ स्मॉल बॉडीज़ पे अप्लाई होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बल्कि ये लार्जर बॉडीज़ जैसे कि आपके बॉल्स हैं या सन है स्टार्स हैं, इनके ऊपर भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स बाय। जब आप गन एक फायर करते हो तो वो पीछे की तरफ वापस क्यों आती है। अब इसकी वजह क्या है कि आपको पता है कि आपने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में कि मोमेंटम जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जो था गन का और बुलेट का वो 0 था, और फाइनल मोमेंटम जब उस गन को फायर कर दिया तो आपको पता है बुलेट जो थी वो आगे की तरफ गई, और मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो आपकी गन है वो पीछे की तरफ रिकॉइल हुई ताकि आपका मोमेंटम ओवरऑल कंजर्व रहे। उसके बाद आपके पास है डिस्क्राइब 2 सिचुएशन इन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नीडेड। आप सिर्फ 2 सिचुएशंस नहीं बता सकते, आपको पता है बेशुमार सिचुएशंस है जिनमें आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे आपको चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है, टू वॉक, टू राइड, और टू टेक अ टर्न, एनीथिंग, आपको किसी भी चीज़ के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत है। टू बर्ड्स टू फ्लाई, ये बहुत सारी आपने पढ़ी थी कि कहाँ का फ्रिक्शन की ज़रूरत है। आप समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस की ही बात की जा रही है। 3.15 में है आपके पास हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी लॉयर्स अ फ्रिक्शन। अगर हम फ्रिक्शन मशीनरी के पार्ट्स को आपको पता है ऑयल कर देते हैं, क्यों, ताकि उनमें से आवाज़ ना आए, क्योंकि आवाज़ फ्रिक्शन की वजह से ही आती है। तो ऐसा क्यों होता है कि ऑयलिंग करने से उसकी फ्रिक्शन कम हुई है। तो बेटा जो किसी भी चीज़ आपको अगर देखो तो आपको पता है वो कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं होती, उसमें पिट्स और बम्स होते हैं। तो अगर आप ऑयलिंग करते हो तो वो जो आपके पिट्स और बम्स होते हैं उनमें ऑयल फील हो जाता है और फ्रिक्शन उससे मैक्सिमम रिड्यूस हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा जो है ख़त्म नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक फ्रिक्शन आपका रिड्यूस हो जाता है। और वैसे भी आपको पता है कि लुब्रिकेटिंग कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑयलिंग टाइप होगी वो आपकी फ्रिक्शन कम करेगी ही करेगी। लास्ट आपके सेकेंड लास्ट आपके पास है डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो ये आपके पास टॉपिक में लिखा हुआ है, पूरा टॉपिक है आपके चैप्टर में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। एंड 3.17 इज़ वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसके भी आपके पास रीजंस हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। पहला मैंने रीज़न आपको बताया था कि जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है बिटवीन व्हील और सरफेस वो बस एक पॉइंट पर होता है, बहुत ही कम एरिया उनका कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। इसको आप लिख सकते हो तो लिख लीजिएगा कि द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द व्हील एंड सरफेस इज़ ओनली एट 1 पॉइंट। सेकेंड रीज़न आपकी ये बनेगी कि देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन व्हील एंड सरफेस, कि व्हील और सरफेस में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता। ये 2 रीजंस हैं कि आपकी रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होता है। आपका चैप्टर यहाँ पर जो है वो ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन थियोरेटिकल काम जो था वो सारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। इसके अलावा बच्चे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है एटवुड मशीन का, कि व्हाट इज़ एटवुड मशीन। ये साइड बॉक्स में लिखा हुआ है कि एटवुड मशीन आपके पास क्या होती है। मैं बता देती हूँ आपको क्या होती है, लेकिन आप लोग खुद भी वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। ये उस टॉपिक में आती है जब आपके पास वो केसेस हैं जिसमें आप 2 अनइक्वल बॉडीज़ को स्ट्रिंग के साथ अटैच करके फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास करते हो। तो यही चीज़ जो है वो क्या बन जाती है, एटवुड मशीन। और ये एक मशीन होती है, इट इज़ अ मशीन विच इज़ यूज टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। और कंस्ट्रक्शन में आप उसको वही बता दोगे कि एडवर्ड मशीन इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनइक्वल masses, both the objects are attached to the end of the string passes over the frictionless pulley। क्लियर। इस्लाम में बच्चे क्वेश्चन जो है वो आता है बहुत ज़्यादा कि डिफाइन टेंशन इन अ स्ट्रिंग, तो इसके लिए आप लिखोगे the force acting along the string is called tension. It is a vector quantity. Its SI unit is Newton and it is represented by कैपिटल T। इसके साथ आप कोई फिगर भी बना सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर। ओके, जस्ट